नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पे। आज के कार्यक्रम की हमारी थीम है, हमारा जो मकसद है, यह है युवा चेतना मार्गदर्शन पर कार्यक्रम। आज हमारे समाज में काफी युवा बेरोजगार है, उन्हें मार्गदर्शन की जरूरी है। और हमारे ऐसे काफी युवा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छी खासी महारत हासिल कर स्वयं के बल पर काफी लोगों को रोजगार दिया है, स्वयं रोजगार उन्होंने खड़ा किया है और आज एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है, अपने पांव जमाए हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल बिसेन आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा मकसद समाज के युवाओं को, समाज के स्वजातीय हमारे जो बंधु है, बहनें हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे युवा साथी, इनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। हम चाहते हैं कि आज के उपलब्ध जो भी रिसोर्सेस हैं, इस रिसोर्सेस के मदद से हम हमारे दोस्तों तक पहुंच पाए, उन्हें एक साथ का हाथ बढ़ा पाए, उन्हें दो चीजें हमारे से पता चले और हम उनको मदद कर पाए। हमारे समूह की ओर से और समाज की ओर से हमने काफी कोशिशें अभी इन लॉकडाउन से शुरुआत करी हुई है और इसकी शुरुआत में यहाँ पे उपस्थित श्री ऋषि बिसेन जी, श्री रवि रहांगडाले जी, श्री नरेश गौतम जी, श्री महेंद्र ठाकुर जी और भी हमारे जो साथी है, जो चाहते हैं कि समाज के विभिन्न भागों में एक मैसेज जाए, लोगों के पास जानकारी जाए और उन्हें किसी न किसी तरह से मदद मिले। इसी दौरान हम लोगों ने साहित्य के ऊपर हमारे इतिहासकारों के साथ में हमारे साहित्यिक, हमारे लेखक, हमारे कवि जो अपनी लेखनी से कमाल और धमाल मचा रहे हैं, हमारे समाज का एक अच्छा चेहरा जो छुपा हुआ है उसको उजागर कर रहे हैं, हमारे तक हमारे साहित्य की जानकारी पहुंचा रहे हैं और हमें यह एहसास दिला रहे हैं कि हम कौन हैं। दोस्तों, इन्हीं बीच हम आप सभी कृषक समाज से बिलोंग करते हैं, हम कृषक समाज से आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कृषक है, किसान है, हमारा जो काम है खेत में अनाज पकाना, और इसी से जुड़े हुए हम लोगों ने अभी तक 2 मार्गदर्शन पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हम ये कार्यक्रम महीने के 2 शनिवार करते हैं और अल्टरनेट शनिवार को करते हैं, और 2 शनिवार हम लोगों ने ऐसा निर्धारित किया है, एक शनिवार हम युवाओं के लिए देंगे और एक शनिवार हमारे साहित्यिक, लेखक, कवि, कवित्रियों के लिए देंगे, क्योंकि उनका जो योगदान है, हम कोई भी चीज को लिखते हैं, 2 लाइन लिखिए, आपको बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, आप चलते फिरते ऐसा लिख नहीं सकते। जब साहित्यिक, लेखक, इतिहासकार समाज के बारे में, और वो भी पोवारी में, जब पोवारी में वो लिखता है तो उसको सोचना पड़ता है और वो शब्द वहां पे उतारना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी कला है। और मैं ऐसे कलाकारों को, हमारे इतिहासकारों को, हमारे साहित्यिक, हमारे कवि कवियत्रियों को, लेखकों को सलाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ साथ में इसी एक थीम को आगे लेके, प्रेरणा को आगे लेके, हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि हम युवाओं को मार्गदर्शन भी करें, और इसी के लिए आज का विषय युवाओं के लिए है, युवाओं के लिए स्वयं रोजगार के अवसर तथा कौशल विकास। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज कौशल विकास बहुत महत्व भूमिका निभा रहा है। कौशल विकास आज सरकार कोई भी रहे, केंद्र की सरकार रहे, राज्य की सरकार रहे, वो कोई किसी भी राज्य की रहे, कौशल विकास पे उसका ज्यादा जोर है। वो चाहते हैं कि हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, हमारे युवा स्वयं रोजगार के साथ में अपने पांवों पर खड़े रहे, अपने परिवार का पालन पोषण करे और अपने समाज का, ये समाज वो भारतीय समाज, और हम हमारे समाज पवार समाज का प्रतिनिधित्व करके हम भी आगे बढ़े। दोस्तों, इसी कार्यक्रम के तहत आज के हमारे 2 वक्ता है जो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और इन वक्ताओं में वो
दमखम है कि उन्होंने अपने बलबूते पर इतने कम समय में एक मुकाम हासिल किया हुआ है। आज के पहले वक्ता है श्री मोतीलाल जियालाल जी चौधरी, काछेवानी के रहने वाले, तिरोड़ा के। आप आज वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं रोजगार के अवसर, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। आप माई असेट्स इंफ्रा माई ग्रुप के चेयरमैन हैं। आप माई असेट्स रियलिटीज इंदौर के डायरेक्टर हैं। आप अलायंस इंफ्रा अलायंस रियलिटीज के प्रबंधक है। आप काफी सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय पंवार क्षत्रिय महासभा के। आप विदर्भ प्रांत प्रभारी है अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के। आप शहर उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ नागपुर के। आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं और आप सचिव है मैत्रीय बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था तिरोड़ा के। आप नागपुर में संगठन सचिव है युवा भोयर पवार मंच के। और आप अगणित सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक औपचारिकता निगाना है इसलिए मैं 4-5 नाम ले रहा हूं। ऐसे अगणित नाम होंगे जिनके साथ में श्री मोतीलाल जी चौधरी जुड़े हुए हैं। हमारे आज के दूसरे वक्ता है श्री कौशिक शंकर जी चौधरी। आप भी तिरोड़ा से ही अर्जुनी गांव से बिलोंग करते हैं। तो आज तिरोड़ा से हमें दो महानुभावों का एक मंच पर लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तिरोड़ा में तो आजकल काफी कुछ हो रहा है। हमारे विधायक जी जो है, हमारे आमदार जो है विजय भाऊ भी तिरोड़ा से ही, तिरोड़ा विधानसभा से है। तो मैं चौधरी जी के लिए बात करूंगा, कौशिक भाई के लिए। कौशिक भैया ने 2002 में इंडियन आर्मी के मराठा रेजिमेंट को ज्वाइन किया था और 2002 से 2009 तक 6.5 साल उन्होंने भारत माँ की सेवा करी, एक सपूत का परिचय दिया। उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना के आर्मी में अपनी सर्विसेज सेवाएं देने के बाद 26 साल की उम्र में ब्रांच मैनेजर के पद 2009 में ब्रांच मैनेजर का पद संभाला। उसके बाद आप एविएशन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हेड रहे हैं बिरसी एयरपोर्ट पे गोंदिया में, वो 1 साल तक आपने किया। आपने पावर प्लांट में एज ए एचओडी, एज ए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेड का भी काम किया। इसके बाद में आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज ए एचओडी का भी काम किया। तो एक आर्मी से आप मैनेजमेंट की ओर आ गए। आपने एमए में शिक्षा प्राप्त करी। आप एमबीए डिजास्टर मैनेजमेंट में एमबीए है और 2012 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप व्यवसाय में आए। 2009 से ही उन्होंने सोच लिया था कि मुझे नागपुर में रहना है और नागपुर के इर्द गिर्द, नागपुर से मैं अपनी शुरुआत करूं, क्योंकि नागपुर ही एक बड़ा शहर हमारे ये 4-5 जिलों में है। दोस्तों 2012 से 2020 तक इन 8 सालों में अभी तक उन्होंने 9 ब्रांचेज में अपना नेटवर्क को बढ़ाया है। आप 2 कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर है, गुडविल ग्रुप और एके हाईटेक एंड कंसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप पश्चिम नागपुर पवार समाज बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष है 2018 से। आप सहकारी केंद्र टीचर्स डिवोटी फॉर आर्ट लिविंग से भी जुड़े हुए हैं। आपकी वाइफ, आपकी धर्मपत्नी अंजलि चौधरी जी, वो डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी है और वहां भी डायरेक्टर है महिला समृद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नागपुर। आपको 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी। दोस्तों ये 2 बड़े एंटरप्रेन्योर आज हमारे साथ में, हमारे बीच यहाँ हमें मार्गदर्शन के लिए आए हुए हैं। और मैं हमारे समूह की तरफ से, समाज के सभी वर्ग की तरफ से मोतीलाल भाऊ चौधरी और कौशिक भाऊ चौधरी का यहाँ पे स्वागत करता हूं। और मैं
मोतीलाल भाऊ को प्रार्थना करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आज का जो विषय है, वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं रोजगार के अवसर, इस विषय पर बोले, हमारे युवाओं को मार्गदर्शन करें और स्वयं रोजगार कैसे वो कर सकते हैं, अपने कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। आप किन परिस्थितियों में आपने इतना बड़ा एक काम जमाया, आप एक कैसे क्या व्यवसायी बने और आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, वो कैसे संभव है। तो इसके ऊपर कृपया आपका मार्गदर्शन करें। मोतीलाल भाऊ, हमारे दूसरे वक्ता मोतीलाल भाऊ, उसके फिर हम चर्चा में डिस्कशन कर लेंगे जैसे उनका नेटवर्क मिलता है। तो हमारे दूसरे वक्ता श्री कौशिक भाऊ चौधरी को मैं गुजारिश करता हूं कि वो सामान्य परिस्थितियों में नौकरी एवं व्यवसाय के अवसर कैसे बनाएं, इसके ऊपर मार्गदर्शन करें। उनकी भी जर्नी काफी अलग रही है। आर्मी से आकर एक ब्रांच मैनेजर बनना और उसके बाद में धीरे धीरे केजोडी बनना और उसके बाद में एक बिजनेस में आके अपने काम का दायरा इतना बढ़ाना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप डालें और युवाओं को, हमारे समाज के दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को आप मार्गदर्शित करें। थैंक यू। बिल्कुल विशाल भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक चौधरी, मूल ग्राम अर्जुनी, तहसील तिरोड़ा, जिला गोंदिया। मेरा बचपन गांव में ही गुजरा और फार्मर किसान मिस पवार में तो मैक्सिमम किसान ही है हम लोग। एक किसान फैमिली में मेरा जन्म हुआ और मेरा पढ़ाई जो है बेसिक गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हुई। 10th तक के मैंने तिरोड़ा से हुई। तो एक 10th के बाद में था कि साइंस करें और साइंस करने के बाद में ऐसे उस टाइम कैसे कई लोग डराते थे कि साइंस बड़ा कठिन होता है, ये होता है और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो हमने बोला आर्ट तो नहीं करना है, कुछ अलग करना है। तो हमने कॉमर्स करना। कॉमर्स में बढ़िया मेरा एजुकेशन 12th तक के कंप्लीट होने के बाद इसके साथ साथ ऐसा था कि सिचुएशंस को देखते हुए खेती किसानी में भी काम करना जरूरी था। खेती किसानी में काम करते करते शिक्षा को भी प्रॉपर हमने ध्यान में रखा और सभी लोगों को, जैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो पढ़ लिख कर एक अच्छी स्थिति पे ओहदे पे पहुंचे आ रही है। हाँ, बोलिए। तो 12th तक का एजुकेशन मेरा इस तरीके से निकला। शुरू बचपन से ही मैं युग निर्माण यानी गायत्री युग निर्माण की जो अखंड ज्योति और इस तरीके से धार्मिक किताबें पढ़ते था और जो किताबों का सार पढ़ के कुछ अच्छी चीजें मिलती है, मैं अपने कॉपी में इवन 7th 8th 9th 10th जैसे भी पढ़ते आया मैं नोट डाउन कर लेते था। तो उनको हमेशा जो रजिस्टर होती है, कॉपी होती है, उसके पढ़ने पे लिख देते था जो पढ़े इंस्पिरेशन दे। जीवन में मार्गदर्शन के लिए बहुत लोग चुकते हैं, भले वो किस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम पे वो आसानी से पहुंच। मैं समझता हूँ कि जीवन में मार्गदर्शन बहुत बड़ी चीज है और यह अभी जो आयोजन किया है पोवारी इतिहास साहित्य और उत्कर्ष समूह ने, स्पेशली विशाल भैया और ऋषि भैया ने इनिशिएटिव लिया है। एक साहित्य जो उपासना की उन्होंने जो ललक समाज बंधुओं के दिल में जगाई हो और विशेषकर रोजगार के लिए युवाओं को मार्गदर्शन करना, ये किसी के सोच में भी नहीं और लोगों को उसका बेनिफिट कैसे हो। और हम बाहर के ही नहीं बल्कि अपने ही समुदाय के लोगों से अगर प्रेरणा लेते हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरियां सामने लेते हैं तो हमें जनसामान्य को ये लगता है कि मेरा बंदा कर सकता है या मेरा समुदाय का बंदा कर सकता है, मेरे नजदीक का मेरे जैसा बंदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। ये बात उनको समझाने में आसान हो जाती है और उनको थोड़ा सा एक विश्वास या जिज्ञासा या उनका मनोबल आसानी से बढ़ जाता है। तो मैं एजुकेशन तक तिरोड़ा से करने के बाद बीकॉम करने के बाद फाइनल ईयर अपीयर्ड में था और उसी टाइम पे मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के रिजल्ट थे कि जल्दी नौकरी कौन सी मिलेगी और बगैर घूस दिए हुए या बगैर कोई लालच दिए हुए मुझे नौकरी कौन सी मिलेगी, ये सोच के मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। उसके बाद में एक प्लानिंग भी थी कि इंडियन आर्मी से 15 इयर्स के बाद में रिटायरमेंट मिलता है, पेंशन भी मिलती है। ये दिमाग में कुछ चीजें थी और
उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल नीड भी यही कही थी, तो मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। जनरल ड्यूटी में मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी एजुकेशन कोर की भी एग्जामिनेशन दे चुका था और पहले मुझे मराठा रेजिमेंट इन्फेंट्री बटालियन से ज्वाइन कॉल आया, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों के बाद ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद 6 महीने के बाद देखा तो आर्मी एजुकेशन कोर का भी मुझे ज्वाइन कॉल आ चुका था। बट अवेयरनेस या माता पिता का अज्ञान था कि जो वो चीज मुझे नहीं समझ में होने लगा कि ये भी इंडियन आर्मी का और ये भी ऑलरेडी इंडियन आर्मी में जा चुके हैं, तो उन्होंने मुझे उसको कम्युनिकेट करना उचित नहीं समझा। आने के बाद बीआरओ में आया, इसके बाद भी मैं पढ़ाई का शेड्यूल मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। 1 साल का मुझे गैप देने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीटेशन मैंने बीकॉम फाइनल पूरा किया और सक्सेसफुली अच्छे स्कोर से पूरा किया मैंने, जो रेगुलर स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाते थे। इस तरीके से मैंने 64.5 स्कोर किया बीकॉम फाइनल में। उसके बाद में मैंने इंडियन आर्मी में एक शेड्यूल बना के रखा था कि सितंबर में मैं 20 डेज लीव आते था और मार्च के 15 के बाद में 2 महीने के लीव आते था। तो मैं फर्दर एजुकेशन भी इसी तरीके से इंडियन आर्मी में रहते रहते। अचानक 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स सेमी की एग्जामिनेशन कंप्लीट करके मैं जब इंडियन आर्मी लौटा, मेरी बाइक में गोली हो गई, मैं गोली लग गई, मैं हो गया इन जम्मू कश्मीर। उसके बाद में सिचुएशन पावर के कारण मैंने उस चीज को भी ओवरकम कर लिया। फिर 2008 में सिचुएशन और सारी चीजों को समझने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि मुझे इंडियन आर्मी में मेरा करियर पे कहीं क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो मैंने विचार किया कि मैं सिविल में जाके कुछ सिविल कॉम्पिटिशन और 1 जून 2009 को मैं बेलगाम से निकला और 3 जून को नागपुर पहुंचा था। रेलवे स्टेशन पे लगेज रखा, 4 तारीख को मैंने सामान वगैरह लॉकर में रखे रेलवे स्टेशन पे और 4 जून को मैंने इंटरव्यू दिया नागपुर में ही। और मुझे पूछा गया, बहुत सारे सीनियर लोग थे जो काफी क्वालिफिकेशन के साथ में थे और मेरे से इंडियन आर्मी से सीनियर पोजीशन में भी थे, एयरफोर्स नावल के भी थे। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा कि ये लोग तो इतना एक्सपर्टीज है, मेरे शायद सिलेक्शन नहीं होगा और मैं लास्ट कैंडिडेट था। बट कॉन्फिडेंस लेवल मेरा सिर्फ आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने सैलरी ऑफर की मुझे। 5 जून 2009 से ही मैंने जॉब ज्वाइनिंग कर ली। 2 डेज ज्वाइन होने के बाद में फिर मैं कंटिन्यू एज अ ब्रांच मैनेजर की पोजीशन में 1.5 ईयर रहा। अप्रोक्स 2 साल होते वक्त मिशन कंप्लीट करने के बाद 2 साल हो गए। मैंने एसआईएस इंडिया लिमिटेड एक एमएनसी कंपनी सिक्योरिटी फील्ड में काफी अच्छा काम करती है। तो और इंडियन आर्मी में मेरा कल्चर जो करियर रहा वो पूरा क्लरिकल वर्क और जो डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही रहा। तो अकाउंटिंग में रहने के बावजूद भी सिविल में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बट मैंने कैलकुलेशन किया कि 1 रुपया मिस होने के बाद में अकाउंटिंग में पूरा दिन घूमना पड़ता है, तो मैं क्यों ना अपना स्किल्स और स्कोप चेंज करूं। तो मैंने स्कोप पर चेंज किया। सिविल में बहुत सारे लोग, इवन मोतीलाल भैया काफी अच्छे लेवल पे पहुंच चुके थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली थी। मेरा फ्रेंड सर्कल भी काफी अच्छे अचीवमेंट पे पहुंच चुका है। तो ऐसा लगा कि उस टाइम पे जॉब जब लेफ्ट करने का डिसीजन मेरे रिलेटिव सभी लोगों ने, क्लोज फ्रेंड्स सभी ने मना किया कि आप सिविल में बहुत कंपटीशन है, हम इसको लड़ पाना मुश्किल है, तो विचार कर मत है इंडियन आर्मी से। लेकिन मैंने विचार किया कि नहीं, इंडियन आर्मी से मैंने लेफ्ट करने का विचार किया, कंपटीशन होगा, लड़ लेंगे। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस पे, अपनी काबिलियत आप डगमगाओगे। मैंने इस तरीके से अपना जॉब में स्टार्ट किया क्योंकि हमारे पास बाप दादाओं की करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो हमें बिजनेस के लिए भी सोचना पड़ता है कि मैं बिजनेस करूँ तो कैपिटल कहाँ से अर्न करूँ। तो मैंने इस तरीके से जॉब अर्न करते करते 2-3 साल जब एचओडी की पोजीशन पे गया, काफी अच्छे पैकेज थे, तो मैंने पैरेलल प्लानिंग की। और दूसरी चीज, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों ने इनको सुना होगा कि जब हम एक बिजनेस से या फिर एजुकेशन के बाद में कोई बिजनेस लेते हैं, इन बिजनेस में क्या विचार करें करके। तो मैं ये चाहूंगा कि जो युवा है, मैं उनके बचपने तक के जाना चाहूंगा, या जो अभी मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, मैं उनको एक निवेदन करूंगा कि अगर हम बच्चे हैं तो हमने उस समय माँ बाप जो हमें संस्कार देते हैं, हमने उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जब हम युवा अवस्था में आ जाते हैं तो हमने हमारी सारा जोर पढ़ाई करने में, शिक्षा ग्रहण करने में, विद्या और बल प्राप्ति के लिए हमने करना चाहिए। अगर हम विद्या और बल प्राप्त करते हैं तो हम हमेशा सुदृढ़ रहे हैं दिमाग से भी। और तो ये जो चीजें अगर आपके पास में थे तो आपके पास उस स्टेज पे सोचने और समझने के लिए ऑप्शंस रहते हैं कि मैं पढ़ाई में क्या कर सकता हूँ और फिजिकल से रिलेटेड टाइम की सिचुएशन है, आप जो भी एजुकेशन ले चुके हो उस सिचुएशन नजदीक
से आप उसको परखें कि आप क्या उसमें बिजनेस स्टार्ट करने के गुण हैं। अगर आप सक्षम नहीं पाते हो, फाइनेंशियली आप कैपेबल नहीं हो, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप उस फील्ड में अपना नौकरी आजमाएं। अगर आप उस फील्ड में नौकरी आजमाते हो तो आपको बगैर रिस्क के वो ज्ञान मिल जाता है जो आप एक बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रिस्क में आ जाओगे, अगर फेलियर हो गए तो नुकसान हो। अगर आप उस आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो आपने उस फील्ड की जॉब अगर सैलरी भी होगी, आप कैपिटल भी अर्न कर पाओगे, कैपिटल जमा कर पाओगे। तो ये हो गया आपका जॉब से रिलेटेड। जो एजुकेशन से रिलेटेड है, आप बिल्कुल मन को कमजोर नहीं करना है, और सबसे बड़ा मनोबल होता है। अगर हम पढ़ाई करने का अगर ठान ले तो डेफिनेटली हम उस चीज को प्रॉपर कर लेते हैं। तो नौकरी से तो आपको एजुकेशन से लेकर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हो सकती है, आप उसका अपने शिक्षा के स्तर पे ये कर सकते हो। लेकिन नौकरी के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव सिविल एग्जामिनेशन की तरफ और सोच बड़ी रखें। जो लोग जनरल सोचते हैं तरीके से ना सोचे, आप हायर लेवल पे सोचिए और हायर लेवल की कंपटीशन की तैयारी करें। आपको छोटे मोटे कंपटीशन लेवल आप अपने आप पार कर पाओ। अभी हम चलते हैं बिजनेस के चयन के लिए, व्यवसायों के चयन के लिए। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि हम किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया करके मैं वही बिजनेस स्टार्ट करूँ मुझे सक्सेस मिलेगा, ये हमारी सोच गलत होगी। मैं जब इंडियन आर्मी से आया तब प्रॉपर्टी डीलर्स में मोतीलाल भैया भी सन रियलिटीज के सरनादर जी थे, उन्होंने भी मुझे ऑफर दी थी कि आप इस बिजनेस में मेरे साथ जुड़िए। लेकिन अगर शायद मैं अपनी काबिलियत नहीं जानता तो ये शायद मैं रॉन्ग स्टेप ले सकते था। उनको किसी और को सक्सेस मिला करके मुझे सक्सेस मिलेगा ये जरूरी नहीं है। दोस्तों बिजनेस का चयन करने से पहले सबसे पहले आपको आपकी आइडेंटिटी परखनी होगी कि आप कौन है, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या सर्विसेज में अच्छे हैं, क्या आप कोई टेक्निकल स्किल में अच्छे हैं, आपके पास दूसरा है आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी के इसमें हम सोच सकते हैं आप अपना बिजनेस का चुनाव शिक्षा के आधार पे, दूसरा अनुभव के आधार पे, तीसरा आपकी पहचान के आधार पे। इस तरीके से आप अपना एक स्कोप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्टार्टअप के लिए ये स्कोप है, आपको इन चीजों को समझ के आप प्लान करें। तीसरा चीज है कि आपको बिजनेस के बारे में अवेयरनेस प्रॉपर रहनी चाहिए। उसके लिए आपको करंट मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अपने इंडियन टेंडेंसी में यह है कि अगर फॉरेन में जैसे ओला चालू हुआ तो किसी ने उबर चालू कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम करें तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो हम ये प्लान करें तो हम बहुत बड़ा इतना प्लान नहीं कर सकते। मैं ये चीजें हैं, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक नया ट्रेंड है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप जा सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने के बाद समझ सकते हो इनपुट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करना हो गया, कंपोस्ट तैयार करना हो गया। उससे रिलेटेड चीजें अगर आप करते हो तो हम जो हमारे पास नेचुरल चीजें अवेलेबल है या हमारी खेती में नेचुरल चीजें अवेलेबल है, हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज बाकी किसान भाइयों के लिए और अच्छा चीज है कि अगर हम ज्वाइंट फैमिली बिजनेस में आ सकते हैं, 3-4 किसान मिलकर अगर इकट्ठा होते हैं तो ये हमारे लिए छोटा स्टार्टअप बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे एक किसान ने ट्रैक्टर खरीदा और चारों पासों मिलकर खेती कर रहे हैं, तो ये एक तीसरा ऑप्शन और भी अच्छा है। दूसरा, हम कमर्शियल चीजों के साथ में अगर आते हैं तो आप अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, इस तरह भैया आवाज आ रही है क्या? नहीं ना। कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन कर ली। फंड प्लानिंग भी आपको करनी है, क्योंकि सामान्य सिचुएशंस में फंड प्लानिंग अगर आपके नेगेटिव वे में चले जाएगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको कोई रिस्क ना हो, क्योंकि आप जब बिजनेस स्टार्टअप करोगे तो आपके ऊपर बहुत सारे लोग भी डिपेंड रहेंगे, आपकी फैमिली में फंस जाओगे। लेकिन आपने धीरज रखना है, यकीन मानिए वो बुरा दिन निकल जाए। और कई चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमने वो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो अगर हमारे पास में बाद में कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। छोटी चीजों से मैं प्रेरित हुआ था स्कूल लाइफ में। जब मैं इंडियन आर्मी लेफ्ट कर रहा था तो मेरे 2-3 एक्सीडेंट हुए, और एक्सीडेंट भी ऐसे हुए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो युवा पीढ़ियों से मेरा गुजारिश है कि नशा से हमने अपने आप को दूर रखना सबसे बड़ी बात, क्योंकि युवा पीढ़ी आज हमारी समाज की धरोहर है और देश की भी धरोहर है। तो हमने किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए, चाहे शराब, जुआ और ऐसी कोई गलत चीजें हैं, तो हम कुसंगति में भी ना पड़े। किसी का कोई सवाल है नौकरी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड? विशाल भैया। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली मुझे लग रहा है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है ना, काफी सारे लोगों का
हाँ, ये है। एजुकेशन या वहां तक के जो हमारी स्टडी लाइफ होती है बहुत ही भयावह स्थिति से हम गुजरते हैं, लेकिन हम अगर अपना विश्वास प्रॉपर रखें, हमने आदमी अपने आप बड़ा नहीं होता है, वो सोच से ही बड़ा होता है। अगर हम अपनी ऊंची सोच रखेंगे तो डेफिनेटली उस मुकाम तक बिल्कुल पहुंच पाएंगे, 100% पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में जो भी चीजें प्लान की, मीन्स एक गरीब फैमिली से आके इंडियन आर्मी तक के पहुंचना, वो भी मेरे लिए उस टाइम का स्ट्रगलिंग लेवल था। तो मैं जो मुझे सुन पा रहे हैं या जो बिजनेस स्टार्टअप कर पा रहे हैं या जो जॉब के लिए विचार कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप सबसे पहले तो अपने है, तो मैं डायरेक्ट दिल्ली तो नहीं पहुंच सकता, तो मुझे स्टेप्स डिफाइन करने पड़ेंगे, स्टेजेस बनाने पड़ेंगे कि मैं पहले नागपुर से निकलूं तो मैं दिल्ली वाले आने वाले जितने भी स्टेशन है, मैं कौन से स्टेशन पे कितने देर मुकाम करूंगा, कितने देर रुकूंगा, वहां मुझे क्या। तो अपनी लाइफ की जर्नी के लिए आप इस तरीके से प्लान करें। जो भी आप सिचुएशंस में, अगर स्टूडेंट लाइफ में है, आप नियर बाय का करियर प्लान करें कि मुझे एजुकेशन कैसे बढ़ाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप उस चीजों को प्लान करें। अगर आपका ये एमपीएससी यूपीएससी का चयन हो जाता है, आप ये सोचते हो कि सिलेक्शन हो गया, नहीं हुए, तब भी आप कोशिश अपनी कंटिन्यू कीजिए। अगर फाइनेंशियल नीड है या कुछ ट्रबल्स है, तो आप जो भी गवर्नमेंट या जो भी जॉब आपको मिलती है जो आपका परिवार निर्वहन के काम में आएगी, जो करने के काम में आएगी, ऐसी जो भी अच्छी जॉब मिलती है आप उसको पहले अचीव करें। क्योंकि आपके पास जब आपकी इनिशियल जरूरतें पूरी होगी तो आप आगे की ओर का सोच पाओगे। तो पहले अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो, एक मिनट, हाँ, हाँ, तो थोड़ा सा। मैं यही चाहूंगा, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, स्पीच बाकी है अभी। तो मैं ये चाहूंगा कि एजुकेशन में हम जैसे चल रहे हैं, तो हमने अपनी स्टार्टअप पॉइंट से मंजिलों को ध्यान में रखे हमें कहाँ पहुंचना है, और उस हिसाब से स्टेज प्लान करें कि मुझे जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे उस प्लेटफॉर्म पे आप पूरी तरह से काबिल हो जाओ, ताकि आपको किधर से भी प्रॉब्लम आए तो आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो, उससे आगे निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने हर स्टेज पे आगे जाना है। जनरली आज की युवा पीढ़ी ये सोचती है कि मैं आज अगर कोई एजुकेशन ले लूं, कंप्लीट कर लूं, तो मैं तुरंत ही एकदम कामयाब व्यक्ति बनकर उभर कर आऊं। इस तरीके से कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि शॉर्टकट से जितना ऊपर उठने की कोशिश करते उतना हम डबल नीचे गिरते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप प्लान करें, स्ट्रेटेजी के साथ में चले। हो सके तो आपके नियर बाय कोई अगर सीनियर पर्सन है या कोई अच्छे सक्षम उद्योगपति है और आपको उनसे मिलने का मौका मिलता है, आपको उनको सुनने का मौका मिलता है, तो आप पर्सनली उनका टाइम लेके जाइए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से मिलना और ऐसे व्यक्ति को सुनना यानी आपको एक एमबीए करने के बराबर या कोई पीएचडी करने के बराबर लगेगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीवन में बगैर किताब पढ़ के अगर कोई मंजिल को हासिल करते हैं तो वो बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होती है, बहुत बड़ी दिव्य दृष्टि होती है, बहुत बड़ी दूरदृष्टि होती है। दोस्तों, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 कास्ट के मेरे ख्याल से। एक जो होता है कि खुद होके सारी चीजें खुद होके सेल्फ मोटिवेटेड, यानी उसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, क्रिएशन हो या इनोवेशन तो वो व्यक्ति खुद होके पहला करता है। दूसरे हम जनरली, मैं भी उसी में से हूँ, समझ सकता हूँ। दूसरे व्यक्ति होते हैं कि ऐसे कामयाब व्यक्ति देखते हैं जो खुद सेल्फ मोटिवेट हो, बहुत ज्यादा इंस्पायर करता हो लोगों को और इनोवेटिव हो। ऐसे लोगों को देखते हैं, उनकी गलतियों को देखते हैं या उनकी अच्छाइयों को देखते हैं और उनसे इंस्पायर्ड होके एक नया मुकाम हासिल करते हैं। और तीसरे व्यक्ति होते हैं कि उनको पहले वाले को भी देखने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी श्रेणी में वो आते नहीं है क्योंकि वो सोचते देखते बट करते नहीं है, यानी किसी भी सिचुएशंस में वो आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी जिस व्यक्ति जैसे जन्मा वैसे ही अगर मरना है तो बहुत दुखद बात है ये। तो हम ये प्लान करें कि हमें ये 3 कैटेगरी कर लेते हैं एटलीस्ट। पहले में तो हो सकता है कई लोग आएंगे 1-2, लेकिन दूसरे में तो सभी लोग आना चाहिए, मैं ये चाहूंगा। तीसरा जो कैटेगरी है उस जीवन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगता। और दूसरी चीज ये है कि हम सोसाइटी से पले बढ़े, कामयाब के बाद में कई लोग जो स्तर छोड़ देते हैं, जैसे विशाल भैया ने मोतीलाल भैया के बारे में बोला था कि आपने इतनी कामयाबी पाने के बावजूद भी आप जीवन के जो भी स्तर है और वहां लोग जो मुकाम कर रहे हैं, वो हर स्तर के मुकाम के व्यक्तियों के साथ में आप मिलजुलते हो, मिले जुले हो और अभी भी जमीनी हालात को पकड़ कर रहते हो। तो दोस्तों, इस बात को मैं भी कहीं कहीं मोतीलाल भैया की इन कई चीजों को अच्छा समझता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। क्योंकि लाइफ उन्होंने एक स्वदेशी बिजनेस अपॉर्चुनिटी
से स्टार्टअप की, तिमोतीलाल भैया इस चीज के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकते हैं कि उन्होंने जो स्टार्टअप किया था बहुत माइनर स्टार्टअप था, लेकिन उन्होंने उस तरीके से अपनी जो काबिलियत है उनको स्टेज टू स्टेज, टाइम टू टाइम निखारा। आज उसके बाद में उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलिंग में सेल्स डायरेक्टर की पोजीशन पे काम किया। सेल्स डायरेक्टर के पोजीशन के बाद में उन्होंने जब अपने आप को पाया, उन्होंने अभी रिसेंटली 3-4 साल के पहले ही अपना खुद का सेल्फ डिपेंड जो माई एसेट्स इंफ्रा करके बिजनेस है वो स्टार्टअप किया और काफी अच्छे मुकाम पे लिया है, बहुत बड़ा उसको सक्सेस दिलाया उन्होंने। तो इस तरीके से कई लोग हमारे समाज में हैं जो जिनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइडियल मान सकते हैं। दोस्तों, आपको सक्सेस होने के लिए किसी न किसी को लाइफ में आइडियल मानना पड़ेगा, चाहे वो आपकी मम्मी हो सकते हैं, पप्पा हो सकते हैं या नियर बाय का कोई टीचर हो सकता है या कोई आपके गांव का दुकान भी हो सकता है। मैंने भी, मेरे गांव के एक दुकानदार है टेक्सचंद अग्रवाल जी, उन्होंने 1982 में सीए किए थे, मैं उनसे ही इंस्पायर्ड हुआ और उनको अभी तक भी अपना आइडियल मानता हूँ कई सारी चीजों के लिए। तो आप इस तरीके से कई अपने जीवन में जब आइडियल किसी को सेट करोगे तो डेफिनेटली आप उस तरीके से अनुकरण करने की कोशिश करोगे और इस तरीके से आइडियल आपको जो है वो टाइम टू टाइम गाइडलाइन भी करेंगे। तीसरा, जैसे मैंने एक चीज बोला था कि बिजनेस में हम टाइम टू टाइम जब इनोवेटिव है, तो मैंने 2009 मैंने काम किया। 2013 में मुझे ऐसा लगा कि समय की मांग के साथ में हमने अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, तो मैंने AK हाईटेक सिक्योरिटी एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड यह कंपनी स्टार्ट की जो कारपोरेट की नीड को फुलफिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो हमें टाइम टू टाइम अपने आप को इनोवेटिव भी करना पड़ेगा, अपग्रेड भी करना पड़ेगा। और रिसेंटली अभी आफ्टर 2 मंथ में दीपावली के 4 या 5 दिन के बाद में मैं और भी एक प्रोजेक्ट के साथ में नागपुर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो नागपुर में अभी किसी के पास में नहीं है यह प्रोजेक्ट। मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आ रहा हूँ। रेस्टोरेंट बहुत लोगों के हैं, लेकिन मैं ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर रेस्टोरेंट ला रहा हूँ, स्टार्टअप करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत इनोवेटिव आइडियाज था, काफी दिन से रिसर्च कर रहा था और इसके ऊपर मेरा एक ही था कि सोसाइटी में लोगों को जो एक अच्छी चीज खाने मिलना चाहिए, जैसे पॉइजनस फूड अभी आज हम इतने सारे पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं खेती फार्मिंग में, तो लोगों को उससे कैंसर, ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो है उसका शिकार होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें समाज की सेवा करनी है, हम कृषक भी है, खेती बाड़ी भी करते हैं, तो क्यों नहीं इस चीज का इस तरीके से बेनिफिट उठाए। और इसी तरीके से मैंने कुछ किसानों को भी प्रेरित किया कि आप ऑर्गेनिक फार्म का ही ये करोगे और वो जो ऑर्गेनिक फूड्स है वो मुझे दोगे और जो मैं मेरे भी खेती का कुछ निकलेगा जो ऑर्गेनिक फूड है वो मैं अपने रेस्टोरेंट में यूज करूंगा। और इस तरीके से हमारी समाज की सेवा भी होगी और एक अर्न भी कर पाएंगे। इस तरीके से मैंने अभी नया जो प्रोजेक्ट है वो अपकमिंग विद इन 1.5 मंथ आ जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा और विशाल भैया ने और ऋषि जी ने और पोवारी साहित्य समूह इतिहास, पोवारी साहित्य इतिहास साहित्य और उत्कर्ष समूह जो है उन्होंने जॉब करने की इच्छा है। मैं उनको किसी भी उनके एजुकेशन के मोतीलाल भैया जुड़े हुए थे, कौशिक भैया फिर से डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा है। तो कौशिक भैया आप आ गए फिर से? आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। कौशिक भैया आपने काफी अच्छी बातें बताई। जो भी स्टेज में मेरे पास एम्प्लॉय पोवार समाज के स्पेशली ज्वाइनिंग होते हैं, उनकी सैलरी, उनकी ग्रोथ, मैं उस चेयर पे किसी के साथ पक्षपात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को अच्छा बेनिफिट मिले। इवन कई लोग मेरे पास जॉब के लिए आते हैं तो मैं उनकी अच्छी आइडेंटिटी सोच के उनको बिजनेस की तरफ डाइवर्ट भी कर चुका हूँ। इवन इंडियन आर्मी से कई लोग आने के बाद में जनरली एक रिटायरमेंट होने के बाद सोचते हैं कि मैं कहीं सिक्योरिटी फील्ड में सुपरवाइजर की या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना स्टार्ट कर दूं। मैंने जिला सैनिक बोर्ड गोंदिया को, जब मैं एयरपोर्ट गोंदिया में अपॉइंटमेंट 2011 में, तो मैंने उस टाइम पे वहाँ के जो अध्यक्ष चंद्रपुर में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, उसके भी मैंने उनको वहाँ कुछ 10 या 12 लोगों के रिज्यूम सेंड किए। तो एक इंडियन आर्मी से आने के बाद में उनको मैनेजमेंट के तरफ कैसे डाइवर्ट करे या फिर उनको बिजनेस के तरफ कैसे डाइवर्ट करे, मैं ये प्रयास हर संभव करते रहता। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही सर आपकी। शायद यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।
और आगे के लिए विशाल भैया आप मोतीलाल भैया को इनवाइट करें, ऐसा अनुग्रह करता हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मोतीलाल भैया अभी जुड़े हुए हैं लेकिन मुझे पता नहीं है। तो मैं कौशिक भैया का भैया काफी सारी अच्छी बातें करी आपने, और अभी मैं मोतीलाल भैया को प्रार्थना करता हूँ कि कृपया यदि वो कुछ बोल सके तो देख लीजिए, क्योंकि नेटवर्क आज सही में वो साथ नहीं विशाल दे रहा भैया है। हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए भैया। विशाल भैया विशाल भैया आवाज आ रही है, आ रही है। नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बोला वीडियो ऑन करूंगा तो नेटवर्क है ना, जब जी तक जी। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और इस नवरात्रि पर्व की आज पहले दिन की माता के चरणों में सबके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए आप सबको इस नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं मैं, पूरे समाज को। और आज डॉक्टर विशाल बिशन जी, डॉक्टर गुलाब बिशन जी समाज के युवाओं के लिए हाथ में लिया हुआ है, और इसके ऊपर केवल चर्चा करना और उस चर्चा तक किसी प्लानिंग को सीमित रखना, लेकिन उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और वाकई में पिछले 4-5 सप्ताह से जो प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उसको अंतिम स्वरूप दिया है और जो शुरुआत करी है, वाकई में समाज का हर युवा अगर इस मुहिम में जुड़ जाता है और इस प्रकार के मार्गदर्शन के सभी सेशन को अटेंड करता है, जिसको जो जरूरत है वो सब यहाँ मिल सकती है और फ्री का प्लेटफॉर्म है। तो एक बार दिल से मैं पूरे विशाल भैया के सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे इस वेबिनार के माध्यम से आमंत्रित किया है और मुझे बुलाया है। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और देखिए, मैं मोतीलाल जियालाल चौधरी, मैं काचेवानी मूल ग्राम मेरा तहसील तिरोड़ा जिला गोंदिया से रहता हूँ। और जो क्वालिफिकेशन है, मैं ITI फिटर था, अप्रेंटिसशिप किया था और उसके बाद में BA ग्रेजुएट, मतलब कॉलेज कभी गया नहीं, केवल मैं प्राइवेट पढ़ाई किया हूँ, लाने गया ही नहीं। ये मेरा छोटा सा अल्प सा परिचय है। क्या होता है कि मैंने जीवन में एक बात सीखी है, जो जिनको हम मानते हैं या जब लर्निंग समय में हम होते हैं तो कोई ना कोई ऐसे एपिसोड या वाकया घट जाते हैं जीवन में, जिन वाक्यों के कारण कहीं ना कहीं तो भी अगर उन वाक्यों से आदमी सीख लेता है तो उसकी लाइफ बदल जाती है। लेकिन उन वाक्यों को आदमी किस तरीके से लेता है, किस तरीके से अपने लाइफ में उतारता है, उसके वो आगे की उसकी जीवनी निर्भर करती है। तो मैं मुझे लग रहा है मोतीलाल भैया फिर से नेटवर्क से बाहर चले गए लग रहा है। हम करते हैं अभी इस कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि मोतीलाल भैया भी नहीं जुड़ पा रहे। काफी कोशिश करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से जो उन्होंने 2-4 शब्द कह पाए है, उसमें काफी बड़ा मैसेज दिया है सबको। और मैं अभी गुलाब भैया से दरख्वास्त करता हूं कि वो कृपया आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम करें। नमस्कार जी। राष्ट्रीय पोवारी साहित्य सामाजिक उत्कर्ष संस्था कनलक आयोजित आजको युवा चेतना मार्गदर्शक ऑनलाईन माध्यमा आज आमरा मार्गदर्शक आदरणीय मोतीलालजी चौधरी आणि कौशिक भाऊ चौधरी हे दुई वक्ता आज येना ऑनलाईन माध्यमा यो तिसरं सत्र आहे आमरो, तर येना तिसरं सत्र मा मार्गदर्शक म्हणून आमला मिल्या। तर येना नेटवर्क प्रॉब्लेम लका थोडंसो कार्यक्रम मा विघ्न आया, पण यो आता ऑनलाईन राहिलक असं चलतच रहे, काही सांगता नाही ऑनलाईन को। पर आज काही ना वेबिनार मा कौशिक भाऊ ना 3 महत्व के मुद्दा पर हमला सबला युवा पीढ़ीला मार्गदर्शन करीन का जब युवा पीढ़ीला अगर काही शिकनो से, काही बिझनेस करनो से, तर पहिले उन्नं खुद की दिलचस्पी ढूंढे पाहिजे। आपल्याला कहान आपल्याला इंटरेस्ट से, नाही तर मग एकाने जशी मेंढी जासे ना वक मग बाकी को पुरो करत जासे, तर तसं जाणं मग काही अर्थ नाही रह होक। बराबरच जो आपला सपना से ते आपण कास्तकार परिवार कनलक आपण शेज सबजन, तर आपलं जो सपना से वो उच्च रहे पाहिजे।
जसं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सांगितलं का सपना देखो, उच्च सपना देखो. जब आपण IPS IAS होने का सपना देखते तर कहीं तरी आपण क्लास 2 क्लास 3 वरी आपण जाबी नहीं तो अपन अगर चपरासी बनन का अगर सपना देखा तर आपण वऱ्या का पद पर नहीं पहुंच सकजर. ओके बराबरच कौशिक भाऊ ने ये भी बात पर ध्यान दिन का जो नशा पानी से वो उन्ना उनला झटका पहले से मिली से उन्ना वो मालक सबला नवा तरुणला किंवा आपल्या युवा पिढीला समजावून सांगेन का सुसंगती सदा घडो सृजन वाक्य कानी पडो. येना मराठी माका येणं उक्ती का हिसाबला का सबना चांगली संगत धरे पाहिजे, नशा पाणी नाही करे पाहिजे. ओका बराबरच भाऊना एवढं सांगेन का जसं माणसीन की 3 कैटेगरी रहो सकती. तर एक रहो से सेल्फ इंस्पायर्ड, जो खुद को खुद इंस्पायर्ड हो से ओला वो मन का मनमा ठान ले से का मला ये करनो से का वो करनो से. ओका बराबर दूसरा काही रहो सकती का जे दुसरं कनलं का दुसरं को देक्षानी समाजमा जे भी चांगलं पद पर शेती चांगलं बिझनेस मा शेती उनला देक्षान व इन्स्पायर हो शेती असा दुसऱ्या कॅटेगरीमा आव शेती. आणि तिसरा कॅटेगरी वाला असा राहू शेती सबला देख शेती पण कोणी कोच काही नाही करत ती आयुष्यमा आव शेती तसाच जा शेती. तर भाऊन असं एक सांगेन का बाबा दुसऱ्या कॅटेगरीमा पहिल्या कॅटेगरीमा थोडा राहू शेती, दुसऱ्या कॅटेगरीमा सपाका सपे रहे पाहिजे, तिसऱ्या कॅटेगरीमा कोणीच नाही जाय पाहिजे. आता आज का ना संगोष्ठीमा मांदीमा ऑनलाइन मांदीमा मोतीलाल भाऊ को संपर्क नहीं भई सके बराबर उन समय दी थी आपल्याला पर नेटवर्क न आपल्याला साथ नहीं दीस. ओकला का मोतीलाल भाऊ का विचार आपल्याला ऐकायला नहीं मिला. एक साठी मी आयोजक एक नाताला का सबकी दिलगिरी व्यक्त करू सु एक बाद म्हणजे पुढं काय ऑनलाइन मांदीमा मोतीलाल भाऊ का भी विचार आपल्याला ऐकायला मिली थी आणि आपलं समाज का नव पिढीला नव युवाला चेतना मिले उनका कन लग इंस्पिरेशन मिले मी आशा करू सु. आणि आज का कार्यक्रम हमारा मार्गदर्शक कृषि भैया रहे थे ऑनलाइन मांदी का आयोजक विशाल भैया, आज का मार्गदर्शक मोतीलाल भाऊ चौधरी ना कौशिक भाऊ चौधरी तसंच येणं कार्यक्रम आपलं समाज का जे भी ना काही मला तर काही नाव दुसरा भी दिशा तर उनका सबको मी येणं कार्यक्रम हमारा ऑनलाइन मांदी मा उन्न भाग लीन एकासाठी मी सबको धन्यवाद करू सो, आभार मानू सो आणि यो कार्यक्रम यानसर अशी मी जाहीर घोषणा करू सो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी. हाँ बिशन भाऊ मी सबला एक गण माफी मांगू छू है ना मोर आवाज आई से सबला एक गण माफी मांगू छू की आज नेटवर्क ने खूब प्रॉब्लम दिस. मोर मन में खूब सारी इच्छा होती कि सबसे बहुत अच्छा लगा आज इतने युवा हमारे भाई लोग इतना विकास कर चुके हैं और ये हम सभी युवाओं के लिए एक सबक है और एक प्रेरणा है. और ऐसे ही हमारे जो समाज में हमारे युवा भाई जो एक अपना ऊंचा स्थान बना चुके हैं और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे. एक बड़ी बात है कि सक्सेस हैज नो टाइम लिमिट. आप बच्चे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं, हर स्तर पर विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम प्रोग्रेसिव होने चाहिए. हमने लास्ट के एक एग्रीकल्चर के इसमें सुना था कि प्रोग्रेसिव किसान, फिर प्रोग्रेसिव किसान तो अनप्रोग्रेसिव कौन. तो प्रोग्रेसिव किसान है, किसान पॉजिटिव सोचता है, हम किसान है, हम हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करेंगे और हम सबको बता देंगे कि हम कौन है. तो इसीलिए मैं बोलता हूं सक्सेस हैज नो टाइम लिमिट. दूसरा मेरे को बोलना है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बेनिफिट्स फॉर ऑल एंड एंजॉइंग द प्रोसेस. आप सभी के लिए एक सफल होके सभी के लिए एक बेनिफिट क्रिएट कीजिए और उस प्रोसेस का एंजॉय कीजिए कि देखो आपने किसी के लिए सक्सेस क्रिएट करी है और उस सक्सेस पे कोई चल रहा है और उसका एक आनंद आपको जो मिलता है. आज मोतीलाल भैया ने कितने सारे लोगों की जिंदगी संवारी होगी, आज कौशिक भाई ने कितने सारे लोगों की जिंदगी संवारी होगी. उन्होंने जो प्रॉब्लम्स सहे होंगे उसके स्तर पर उन्होंने अपने तरफ से कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करके लोगों के जिंदगी में एक बदलाव लाया होगा. तो उन्होंने इस अपने सक्सेस से लोगों को बेनिफिट किया, लोगों को लाभ दिया और आज वो सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज वो एक प्रोसेस है.
सक्सेस एक प्रोसेस है और ये कारवां चलते जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी बंधुओं का कि जो सभी जुड़े हैं। मैं आशा करता हूं कि ये पहला कार्यक्रम था जो हमारा युवा चेतना मार्गदर्शन पर कार्यक्रम था, और हम हमारे समाज के सफल व्यक्तित्व को हमारे हर कस्बे में, हमारे हर क्षेत्र में जितने भी सफल व्यक्तित्व है, जो आज आकर सामने आकर हम उनको लाएंगे इस मंच पे। हमारे साथ में रवि राहंगडाले जी है, ऋषि भैया का काफी अच्छा मार्गदर्शन रहा है। सभी लोग हम मिलकर, और आप हमारे साथ में आज बड़े-बड़े आज एक बिजनेसमैन भी जुड़े हुए हैं, तो हम एक साथ सब मिलकर इस कारवा जो हम चलाएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे, एक मुहिम छेड़ेंगे कि हम हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाए और उन तक कैसे पहुंचे, उनको कैसे हम लोग जानकारी पहुंचाएं। हम हमारी कोशिश करेंगे, जितना होता है उसको करेंगे, बाकी कुछ सबको भी सामने आके और उसका लाभ लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। गुलाब भाई ने सभी का धन्यवाद बहुत ही अच्छे शब्दों में रखा हुआ है, आभार सभी का किया हुआ है। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।